देखिए, एक अच्छा कदम है अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उसकी विचारधारा को समझ लिया है और सोच समझ के बयान दिया है। और ये बयान इसलिए नहीं दिया कि वो बीजेपी के साथ किसी तरीके का कोई बार्गेन करेंगे, तो ये बहुत अच्छा कदम है। लेकिन परसेप्शन जब मानते हैं, जब जब कुनबा बढ़ाने में सब लगा है, उस बीच AIADMK का साथ छोड़ देना भाजपा को ये बड़ा सेटबैक है एक तरीके से। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी अपने एलाइज की कोई इज्जत नहीं करती है। आपने देखा है, शिवसेना छोड़कर चला गया, एक बड़ी पार्टी थी महाराष्ट्र की, अकालीस छोड़ के चले गए, पंजाब की बड़ी पार्टी थी, यूपी के अंदर कई पार्टियां छोड़ के गईं, आ गईं, फिर छोड़ के चली गईं। तो ये एक उनका एलाई रहा है और आज उनका बयान देने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो हम लोग लगातार कहते हैं कि वो अपने एलाइज का ना ख्याल करते हैं ना इज्जत देते हैं, ये इसका एक बड़ा सबूत है। दूसरा सर, जो पिछले 2 दिन विरोधी प्रकरण से लेकर दानिश अली का बयान और अब असदुद्दीन ओवैसी का एक तरीके से ललकार राहुल गांधी को कि दम है तो आप हैदराबाद आके लड़के दिखाओ, और ये तोहमत भी कि कांग्रेस और आरजेडी ये मुसलमानों के नाम पर चुप्पी साध लेते हैं। देखिए, अवैसी साहब को अपने बारे में बड़ी गलत फहमी है। अगर राहुल गांधी हैदराबाद से पार्लियामेंट लड़ेंगे तो अवैसी साहब को ज़मानत बचानी मुश्किल हो जाएगी। मैं हैदराबाद से 2 बार राज्यसभा का मेंबर रहा हूँ। वहाँ की राजनीति, वहाँ के हालात, वहाँ के लोगों की विचारधारा अच्छी तरह समझता हूँ। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने वाली है और हैदराबाद तेलंगाना का हिस्सा है। अभी राहुल गांधी गए थे वहाँ पे उनकी रैली हुई थी, लाखों की तादाद में वहाँ लोग आए थे। तो अवैसी साहब इस तरीके का गरूर ना करें। मुझे ताज्जुब है कि वो अपने आप को मजहबी आदमी भी बताते हैं और इस तरीके का गरूर से भरा हुआ बयान देते हैं। खुदा को इस तरीके के बयानात अच्छे नहीं लगते। जनता को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो ऐसे बयानात को नापसंद करती ही है। लेकिन सर, आप बड़े दावी छाती ठोक कर न्योता दे रहे हैं, ललकार रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि उनका तो जमानत जब्त हो जाएगा। उन्हें ये मालूम है कि राहुल गांधी, उनका अंदाज़ा है कि नहीं लड़ेंगे, इसलिए वो सेना ठोक रहे हैं। जिस दिन उन्हें पता चलेगा कि राहुल गांधी हैदराबाद लड़ने के लिए आ रहे हैं तो उनके सीने की ठुकाई सारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसमें एक और सवाल जोड़ते हैं। तो राहुल गांधी तो आजकल चुनौती ले ही रहे हैं, वायनाड से जाकर जीत गए। वो तो कहते हैं वायनाड जाके आप लड़ सकते हो, तो हैदराबाद से क्यों नहीं लड़ सकते? देखिए, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि उनकी गलतफहमी ख़त्म हो जाएगी। राहुल गांधी तो देश के नेता हैं, वो अमेठी से भी जीते हैं और केरला से भी जीते हैं। हैदराबाद के अंदर अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो अवैसी साहब को दुश्वारी हो जाएगी, उनकी ज़मानत बचाना मुश्किल उनको हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल सर ये है कि डिप्टी CM रहे हैं, बिहार के भाजपा के नेता हैं, नीतीश कुमार को लेकर जो अटकलें हैं उस पर उन्होंने कहा कि अमित शाह ने 2 बार कहा है कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हैं, बंद हैं, बंद हैं। देखिए, नीतीश कुमार से पूछना चाहिए ये सवाल, इसका जवाब तो मैं उचित तौर पे नहीं दे पाऊँगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो कैरेक्टर रहा है कि वो दुकान बंद करने के बाद, दरवाजे बंद करने के बाद दरवाज़ों के पीछे बात करती रहती है और बयानात कुछ और देती रहती है। लेकिन इस सवाल का सही जवाब तो नीतीश जी ही दे सकते हैं। आप तो सर नेता हैं, नेता को नेता कहा जाए, मुस्लिम नेता भी हैं। इस बीच अजीत पवार ने कहा है कि मुस्लिम आरक्षण पर महाराष्ट्र में चूंकि 3 दलों की सरकार है, चर्चा करेंगे और कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे। देखिए, बहुत अच्छा कदम है अगर अजीत पवार आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और वो इस तरीके की बात करते हैं। चूँकि मुस्लिम कम्युनिटी देश के अंदर सबसे ज़्यादा बैकवर्ड कम्युनिटी है, उसको आगे लाने के लिए क्या कदम उठाया जा सकता है, ये तमाम राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए और अजीत पवार के इस बयान का मैं स्वागत करता हूँ। ठीक है, दूसरा सर, यूपी मुजफ्फरनगर का है जहाँ स्कूल में टीचर के कहने पर एक छात्र को थप्पड़ मारा गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है कि शिक्षा का जो संवैधानिक अधिकार है बिना जाति और धार्मिक भेदभाव किए बिना, उसका भी उल्लंघन हुआ है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है और जितने हमारे शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, इस डायरेक्शन को इज्जत देनी चाहिए।
दुनिया के किसी भी कोने में बच्चों को नहीं मारा जाता पढ़ाई के वक्त। ये सिलसिला सिर्फ हमारे एशिया के कुछ मुल्कों के अंदर है जहाँ पे इस तरीके का काम होता है। बच्चों को मारते हुए शिक्षक को और कभी कभी पेरेंट्स को भी तकलीफ़ नहीं होती, इसका मुझे ताज्जुब होता है। पढ़ाई करने के लिए मारना ज़रूरी नहीं है। इस तरीके की कोई भी हरकत जब सामने आती है तो तकलीफ़ होती है। दूसरा सर, आज भोपाल में रंग लगे लोहे की तरह बताया जो बारिश में रखने पर सड़ जाता है, और उन्होंने कहा कांग्रेस में देश हित को देखने की कोई क्षमता बची ही नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री इस तरीके की ज़बान बोलते हैं, मुझे तकलीफ़ होती है कि प्रधानमंत्री बातचीत की मर्यादा भी ख़त्म कर देते हैं। लोहे के जंग लगे हैं, क्या किसी राजनीतिक दल के लिए ये बोला जा सकता है? और पिछले 9 साल से अगर ये जंग लगा, कोई लोहे का टुकड़ा है, तो प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता हर रोज़ इस टुकड़े के खिलाफ क्यों बोलते हैं? इससे क्यों डरे हुए हैं? क्यों खौफजदा हैं? 9 साल के अंदर शायद ही कोई दिन गया हो जब बीजेपी के नेता कांग्रेस के खिलाफ ना बोलते हों, गांधी परिवार के खिलाफ ना बोलते हों। तो मध्य प्रदेश के अंदर जब बीजेपी बुरी तरह चुनाव हारने वाली है, उस वक्त प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि वो सड़ा हुआ लोहा है, लेकिन चुनाव का नतीजा जब आ जाएगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि सोना कौन है और सड़ा हुआ लोहा कौन है। ठीक है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा चम्मच लेकर कुछ लोग पैदा लिए हैं जिन्हें गरीबी के मायने क्या होते हैं ये पता नहीं है। आजकल गरीबों के बीच जाते हैं, गरीबों की बस्तियों में फोटो शूट कराते हैं और वही दिखाते हैं, जबकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो दुनिया को देश का विकसित और भव्य चेहरा दिखा। प्रधानमंत्री को इस तरीके के बयानात से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये कहना कि जो चांदी के चम्मच मुंह में लेके पैदा होता है उसे गरीबों का पता नहीं चलता। उन्हें पता नहीं कि महात्मा बुद्धा भी चांदी का सोना और सोने का चमचा लेकर पैदा हुए थे, लेकिन उसके बाद उनकी ज़िंदगी देखिए। क्या उन्हें गरीबों का एहसास नहीं था? उन्होंने लात मार दी थी उस सोने के चम्मच को और चांदी के चम्मच को। ऐसी कितनी मिसालें मैं दे सकता हूँ। और ऐसी भी मिसालें हैं जो गरीब घर में पैदा होता है और उसके बाद जब उसे आसाइशें मिल जाती, दौलत आ जाती है, बड़ा आदमी हो जाता है, तो वो किसी की परवाह ही नहीं करता। ये मिसालें मैं प्रधानमंत्री को दे सकता हूँ। राहुल गांधी बुद्ध की तरह न्याय प्रिय और शांति प्रिय हो गए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि चांदी का चम्मच लेके जो पैदा होता है, हर एक के बारे में ये बात सही नहीं होती है। चांदी का चम्मच लेकर जो पैदा होता है उसका दिल भी गरीबों के लिए धड़कता है, और जो गरीब घर में पैदा होता है और उसे आसाइशें मिल जाती हैं, उसका दिल गरीबों के लिए धड़कना बंद कर देता है। उन्होंने कहा कांग्रेस पैदा हुई, अब उन्होंने अपना ठेका दूसरी पार्टियों को दे दिया है, दूसरी पार्टी उनकी पार्टी को चला रहे हैं, नीतियां तय कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रही है कांग्रेस। ये जो गठबंधन आप लोगों ने किया है इस पर वो नाराज हैं कि आप लोगों ने अपना ठेका। देखिए, उन्हें बीजेपी के बारे में सोचना चाहिए। देश की 29 स्टेट के अंदर सिर्फ 4-5 स्टेट में ही तो बीजेपी सरकार बनाई है, इससे ज़्यादा तो नहीं है। उत्तराखंड है, गुजरात है, आसाम है, एक आध स्टेट और है, बाकी तो एक एक करके खोती चली जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के अंदर सरकार बना रखी है, हिमाचल के अंदर बना रखी है, कर्नाटक के अंदर बना रखी है, छत्तीसगढ़ के अंदर बना रखी है, झारखंड में हिस्सेदारी है। उन्हें एहसास होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की प्रांतों में कितनी सरकारें हैं। बीजेपी तो घटती चली जा रही है, और आने वाले 24 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी आपको सत्ता से बाहर करेगी देश की जनता। आप थे नहीं, आते हैं जिस क्षेत्र से दानिश अली साहब आते हैं, रमेश बदौड़ी ने जो कहा, और दानिश अली का कहना है कि अब जो परसेप्शन गढ़ा जा रहा है, निशिकांत दुबे ने जो चिट्ठी लिखी तो उनकी लिंचिंग हो सकती है बाहर। देखिए, मैं इस तरीके की बातों पे नहीं करता। लिंचिंग होना आसान नहीं होता है, और अगर किसी तरीके से दानिश को किसी तरीके का ख़तरा है तो बहन मायावती से बात करें, वो प्रधानमंत्री से बात कर सकती हैं, उनके अच्छे रिश्ते हैं। और जो बदौड़ी ने कहा,
विधूरी के बयान को मैं निंदा कर चुका हूँ और मैं कह चुका हूँ कि ये जो कुछ विधूरी ने कहा है वो एक आदमी के खिलाफ नहीं है, वो पूरे समुदाय के खिलाफ है और इस पे प्रधानमंत्री को खामोश नहीं रहना चाहिए, इसकी निंदा करनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।